फिर है नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार करनी पड़ती है तथा विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों का निर्धारण पहले से ही उसे करना पड़ता है। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन के लिए पहले से ही कुछ यंत्रों जैसे अनुसूची, अवलोकन, निर्देशिका आदि को तैयार करना पड़ता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में ऐसा नहीं करना पड़ता। फिर है स्वाभाविकता। नियंत्रित अवलोकन में समूह व अन्य इकाइयों के व्यवहार को अस्वाभाविक स्थितियों में देखा जाता है, अतः कुछ कृत्रिमता पाई जाती है। और अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययन स्थितियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण अध्ययन स्वाभाविक रूप से होता है। फिर है विश्वसनीयता के आधार पर अंतर। इसमें अवलोकनकर्ता के निजी गुण, विचारधाराएं तथा व्यक्तिगत झुकाव आदि का कोई प्रभाव नहीं रहने से अध्ययन अधिक विश्वसनीय होते हैं, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता हर दृष्टि से स्वतंत्र होता है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत रुचि आदि का प्रभाव अध्ययन में आ जाने से अविश्वसनीयता का भाव आ जाता है। फिर है उपयुक्तता। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को स्वतंत्रता नहीं रहती, बल्कि अनेक प्रकार के नियंत्रण उस पर रहते हैं, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार के नियंत्रण का अभाव होने से अध्ययन अधिक स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। इसके पश्चात है सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन पर विस्तार से प्रकाश डालने के पश्चात किसी सामाजिक घटना को नियंत्रित अथवा अनियंत्रित किसी भी स्थिति में देखा जा सकता है। व्यक्तिगत अवलोकन के साथ साथ सामूहिक अवलोकन भी अध्ययन की एक विधि है, जिसमें एक से अधिक अवलोकनकर्ता एक ही घटना का एक ही समय पर भिन्न भिन्न रूपों में अध्ययन करते हैं। ये अध्ययनकर्ता एक ही विषय अथवा अनेक विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अवलोकन करते हैं तो उनके अध्ययन के दृष्टिकोण में भी भेद आ जाता है। वे एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। कालांतर में विशेषज्ञ अवलोकनकर्ता विचार विनिमय द्वारा समस्या का एक समन्वित रूप विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अध्ययनों को सहकारी शोध, कोऑपरेटिव रिसर्च अथवा अंतःशास्त्रीय शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहा जाता है। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन किसी समूह का अवलोकन नहीं, वरन किसी समूह के द्वारा अवलोकन होता है। सामूहिक अवलोकन के प्रयोग का प्रचलन अमेरिका, इंग्लैंड में होता है, किंतु भारत में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके पश्चात है सामूहिक अवलोकन के उद्देश्य। पहला है सामूहिक अवलोकन का मुख्य उद्देश्य अवलोकन निष्कर्षों में विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता का संचार करना होता है। व्यक्तिगत अवलोकनों के अध्ययनों में पक्षपात उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है, किंतु सामूहिक अवलोकनों में विभिन्न अवलोकनकर्ता एक ही घटना का अध्ययन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। इस कारण परिणामों की विश्वसनीयता की परख की जा सकती है, अर्थात एक शोधकर्ता के परिणामों की सत्यता की जांच दूसरे शोधकर्ता के परिणामों द्वारा की जा सकती है। सामूहिक अवलोकन का प्रयोग जब अंतःशास्त्रीय शोध की एक विधि के रूप में किया जाता है, तब इसका उद्देश्य घटना के विविध पक्षों का गहन तथा विस्तृत अध्ययन करना होता है, जिसमें अनेक विषयों के विशेषज्ञ जैसे मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक आदि मिलकर किसी घटना विशेष का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। बाद में शोध से संबंधित एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, अतः ऐसी शोध विशेष होती है। भारत में इस प्रकार की सामूहिक शोध श्यामाचरण दुबे द्वारा भारतीय गांव नामक अध्ययन में की गई है, जिसमें समाज वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक तथा कृषि विशेषज्ञ आदि का सहयोग लिया गया है। सामूहिक अवलोकन के गुण एवं दोष। सामूहिक अवलोकन विधि का सबसे बड़ा गुण इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता एवं शुद्धता है। परिणाम पक्षपात रहित तथा अभिमति से रहित होते हैं तथा इसकी निष्पक्षता की जांच की जा सकती है। साथ ही अवलोकन त्रुटियों पर भी स्वतः नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन में भय अथवा संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन गुणों के साथ साथ कुछ अवगुण भी इस विधि में हैं। जैसे इस विधि का सबसे बड़ा अवगुण है कि इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अधिक अन्वेषकों पर अधिक धन खर्च होता है। साथ ही जब अन्वेषणों की अवलोकन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता तो विभिन्न अन्वेषकों के निष्कर्षों में अत्यधिक भिन्नता आ जाती है, जिससे निश्चित परिणाम तक पहुंचना कठिन हो जाता है। एक विशेष अवगुण यह भी कहा जा सकता है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसके कारण इनका प्रयोग भिन्न भिन्न अध्ययनों में अलग अलग रूप में किया जा सकता है।